Good morning, everyone. My name is Ankit Khab. Today we are going to cover 27 September current affair. Let's start with the day. So, the हिंदू के फ्रंट पेपर पे जो फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू द फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी। इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है इंडियन नेशनल्स को टू लीव लेबनान कंसिडर नेवल इवैक्यूएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया जनरल कंसर्ट फॉर सीबीआई सेज एजेंसी बायस्ड। बेसिकली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसीज हैं लाइक ईडी एंड सीबीआई, वो जहाँ पे भी स्टेट में बीजेपी रूलिंग है वो वहां पे उन्होंने सबने अलाउ कर रखा है, और वो वहां पे जाके बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली सीबीआई और ईडी अपना काम कर सकती है। बट किसी भी स्टेट में की पावर होती है, वेदर वो सेंट्रल एजेंसीज को अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, उसमें एक कंसेंट देना होता है। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट में आपको पता है कि कांग्रेस के, तो उन्होंने एजेंसी ये वाला कंसेंट रिमूव कर दिया। और आपको पता भी है, अभी इनके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे 56 करोड़ की प्रॉपर्टी इलीगली एलोकेट की हुई है। तो इसलिए इन्होंने पहले ही ये कर दिया कि ऐसे सिचुएशन ना आए, तो पहले ही उनको रिफ्रेन कर दिया। और अब देखते हैं कि आगे ओवरऑल सिचुएशन क्या है कोर्ट की। और जो जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने ये बताया था कि भाई स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आईडी और अपना एड्रेस रखना है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में था। बट अभी तक कोई डिसीजन फर्म डिसीजन नहीं बना हिमाचल प्रदेश का। अपने डिस्कशन भी किया था। और बिल्किस बानो जजमेंट जो थी उसके बारे में डिस्कशन, काफी पुराना केस है, अभी कोई डिस्कशन करने की नीड नहीं है। सो अपन डिस्कशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल किया है फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी। सेंथिल बालाजी बेसिकली क्या है, वो इस केस में अरेस्ट हुए थे कि जॉब्स के जॉब्स दिलवा रहे थे वो पैसे लेके। तो इस केस के अंदर वो पूरा अरेस्ट हुए थे। अब वो 15 मंथ की जो है वो जेल, अभी तक 15 मंथ में हो गए हैं उनको जेल में रहते हुए। बट गो और इनको पीएमएलए एक्ट के अंदर ही अंदर किया था। अब इसमें एक्यूज ये है कि 2000 एक्यूज्ड और 3 एफआईआर हुई थी और 600 विटनेसेस प्रोवाइड करने के बाद भी अभी तक से पूरी ये इसको जो इनके अगेंस्ट एलिगेशन है उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इतने महीने के बाद जो किसी भी पर्टिकुलर केस में जो प्रावधान होता है जेल का, वो इन्होंने लगभग मतलब अच्छा खासा कर लिया है। तो इसके बाद भी अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। जब आप इसे प्रूव कर पाएंगे तो इनको वापस से आप कस्टडी में ले सकते हो। लेकिन अभी जो है, इनको बेल दे दी गई है। उन्होंने बोला है कि जेल सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, बेल इज सोल्यूशन। हाँ, जब आप कन्विक्ट हो जाते हो देन जेल के अंदर रख सकते हो। तो अब इनको जो किन कंडीशंस पे छोड़ा है, 25 लाख का तो मनी वैल्यू बॉन्ड जो है इनको देना है, और पर्सनल अटेंडेंस देनी है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ट्वाइस अ वीक, और ऑफिसर्स के सामने जो है अपीयर होना पड़ेगा। और सैटरडे के एवरी मंथ के को अपीयर होना पड़ेगा, पासपोर्ट अपना सरेंडर करना पड़ेगा, और रेगुलर प्रेजेंस ऑफ फॉर द ट्रायल एंड नो सीकिंग ऑफ एडजर्नमेंट। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे इनको बेल दे दी गई है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस ब्रीच की इन्होंने, तो इनकी बेल भी कैंसिल हो जाएगी। ओवरऑल इनके ऊपर केस में जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं वो ये है कि भाई 1.34 करोड़ इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट में 29.55 लाख इनकी वाइफ के अकाउंट में, और फिर उनके भाई के अकाउंट में 13 करोड़ 53 करोड़ लाख इस तरह की डिपॉजिट्स मिले। आपको पता है ये सारी चीजें होती हैं। बट अगर प्रूव नहीं कर पाते तो देख लो कन्विक्शन भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रूव करना इज इम्पोर्टेंट। तो कोई भी बंदा ऐसी सिचुएशन में तो वो वैलिड प्रूफ्स लेके जाए और इनके अगेंस्ट काम करे, ताकि रियल टैलेंट को जॉब मिल सके। और बाकी ओवरऑल जो है, लेट्स सी कि फर्दर अब क्या होता है। अभी सीबीआई और ईडी क्या एक्शंस लेगी। सेकंड जो है कि सेंटर ने एडवाइस किया है जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं लेबनान में रह रहे हैं कि आप बाहर आ जाए। आपको पता है कि इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था। पहले पेजर वाला अटैक हुआ था कि वो मेड इन हंगरी से गया था और मेड इन ताइवान के टैग लग गए। बट उसके बाद उसमें लोग मर गए थे। फिर एयर स्ट्राइक करी, उसमें लोग मर गए थे। लगभग 600 लोग मर चुके हैं। उसके बाद भी रिगरस वॉर की सिचुएशन है।
तो अभी एट प्रेजेंट लेबनान में 3,000 इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इवैक्यूएट कर लो, और ये मेजरली वो सी के रूट के थ्रू करेंगे रादर देन एयर रूट, बिकॉज अभी भी सिचुएशन टेंस्ड है। और कोई भी है तो उसको रीच आउट करना तो ये है, cons.beirut@me.gov.in इस मेल आईडी पे करो, और इस नंबर पे कॉल करें टू द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन पब्लिक नोटिफिकेशन, सो दैट कि भाई वो इजिली इवैक्यूएट हो सके। अभी जो है बेरूत में एयर सर्विसेज बंद कर रखी हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं। और इससे पहले भी इंडिया ने 2006 में जब इसराइल ने लेबनान के ऊपर बॉम्ब अटैक किए थे, उस टाइम पे भी इवैक्यूएशन किया था ऑपरेशन सुकून के बेसिस पे। उस टाइम पे 12,000 बंदों को लेके आई थी, और ऑपरेशन सुकून में ही श्रीलंका से भी बंदे लेके आई थी। सो आपको पता है कि इसराइल भाई एक बार पड़ जाता है तो वो पीछे नहीं छोड़ता। तो गाजा में पैलेस्तीन वालों को तो बुरा हाल कर दिया है, 40-45 हजार लोगों को। इसराइल के इसके साथ लेबनान के साथ भी, तो ईरान के साथ भी। तो ये चीजें चलती रहती है। आईएमएफ ने अप्रूव किया है रिलीफ पैकेज टू पाकिस्तान, $7 बिलियन का। इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। डेथ टोल जो है बिहार के अंदर, जीतिया पर्व हिंदू में 46 हो गए भाई। ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो कि जिसमें आपकी ही जान चली जाए। तो बी अवेयर अबाउट एवरी सिचुएशन। और नंबर ऑफ पैलेस्टीन किल्स जो मैं अभी बता रहा था, अक्टूबर 7 से लगभग 42,000 हो चुके हैं। कितना बड़ा नंबर है ये। नंबर ऑफ पीपल हु फ्लैड टू सीरिया फ्रॉम लेबनान है 22,000। और टोटल नंबर ऑफ पोलियो केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान वो 22 है। और इंडिया में तो इरेडिकेट हो चुका है, बट आपको पता है अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान ने बैन कर दिया था कि भाई हमारे पोलियो, हमें कोई कैंपेनिंग नहीं चाहिए पोलियो के रिमूवल के लिए। डब्ल्यूएचओ ने फिर ये किया था, विच इज नॉट गुड। और पाकिस्तान भी उसी सिमिलर लाइंस पर चल रहा है अभी। आपको पता ही साउथ चाइना सी में चाइना का बहुत एशिया पैसिफिक में, और इस चाइना सी में जो जो क्लेम करता है वो अपने 90% ऑफ द साउथ चाइना सी को क्लेम करता है वो, ताकि वो रिच बन सके, क्योंकि ऑयल और गैस रिजर्व्स वहां पे ज्यादा है। तो उसके चक्कर में टेंशन है। फिलीपींस के साथ भी टेंशन है, जापान के साथ भी टेंशन है, आपस में अटैक्स भी चलते रहते हैं। सो जैसे ये 9 डेस लाइन चाइना ने खींची हुई है, ये कह रहा है कि ये सारा एरिया मेरे अंदर आता है, जो कि लॉजिकल नहीं है। क्योंकि बीच में देखो कि हांगकांग है, हैनान है, लुजियन मनीला का है, ताइपी ताइवान है। बट ताइवान को तो ये रिप्रेजेंट भी नहीं करने देता ओलंपिक में अपने फ्लैग के अंडर, और ना ही अदर कंट्रीज कंसिडर करती है उसको। आपको पता है ना, किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री तभी मानते हैं जब बाकी के नेशन रिकॉग्नाइज करे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन है कि ये इसमें मेजरली क्लेम करना चाहता है, बट अभी टेंशन है। तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को बेसिकली अब ये यूएनएससी और इनको नाटो को आके इनका इसके अगेंस्ट भी प्रदर्शन करना चाहिए। बेसिकली क्या है इसका, चाइना इसको बोलता है ये मेरी सोवरेनिटी है इस चाइना सी में। पर्टिकुलर सेना काकू एंड डाइओ आइलैंड, जिसमें इसने वो किया था इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया था। तो बट जापान ने बोला कि ये भाई अभी जापान ने कंट्रोल किया हुआ है, एंड ये कह रहा है कि ये साउथ चाइना सी जो है हमारे से है, इसलिए टेंशन दोनों के बीच में, जापान और चाइना के बीच में बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। ईस्ट और चाइना साउथ चाइना जी जो है वो मैरी टाइम ट्रेड रूट्स के लिए भी काफी इसेंशियल है। और ऑयल और नेचुरल गैस के भी रिजर्व इसमें काफी हैं। तो इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उसके बाद चाइना जो है अपना मिलिट्री बेस, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और अग्रेसिव मैरीटाइम टेक्निक्स के बेसिस पे हैरेस कर रही है नेबरिंग कंट्रीज को। और इन रिएक्शन टू दिस चाइनाज असर्टिवनेस, कंट्रीज लाइक जापान फिलीपीन इंक्रीजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। सो ये ओवरऑल मुद्दा है। अब आपको पता है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक काफी इंपॉर्टेंट है, 1945 में फॉर्मेशन हुआ था। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या कह रहे हैं कि आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। इनके इन वीटो पावर्स के बिना वहां पे कोई पत्ता भी नहीं ला सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब ये 4 मिनिस्टर्स जो हैं, जो आपको दिख रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जयशंकर विद जर्मन, ब्राजीलियन एंड जापानीज काउंटर पार्ट ड्यूरिंग द G4 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, वो सीख कर रहे हैं कि हमें भाई परमानेंट मीटिंग करवाओ। अब आपको पता है रशिया और चाइना भी है इसके अंदर, और रशिया चाइना एक साइड हो गए हैं। तो अब इंडिया की मुश्किल और बढ़ी है। बट ओवरऑल ये कह रहे हैं कि भाई यूएनएससी
की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस होंगे, क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ाते हो तो 5+4 मेंबर्स कर दो, हमें परमानेंट मेंबर दे दो। वीटो पावर मत दो अभी के लिए, बट परमानेंट मेंबर के लिए चारों कंट्रीज अप्लाई कर रहे हैं, जापान, जर्मनी, ब्राजील एंड इंडिया, ताकि सारे उसका साउथ अमेरिका का, अफ्रीकन का, एशिया का सही ढंग से प्रेजेंटेशन हो सके, रिप्रेजेंटेशन हो सके यूएनएससी के अंदर। तो अभी इन चारों नेशंस ने मीटिंग करी थी। यूनाइटेड नेशन की 80th एनिवर्सरी आ रही है, तो उससे पहले इन्होंने L69 एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मेजरली कौन से ग्रुप्स आते हैं वो अभी मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। और एक C10 है, इन इन दोनों ग्रुप्स के साथ मीटिंग करी है और उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है कि यस, नाउ इट इज ए हाई टाइम कि भाई यूनाइटेड सिक्योरिटी नेशन में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंट आए, इफेक्टिव आए, डेमोक्रेटिक आए, अकाउंटेबल आए। तो इस सारी सिचुएशंस के बेसिस पे इन सारे मेंबर्स को जो ये सीख कर है परमानेंट मेंबरशिप वो दिया जाए। सो अभी एक ये चीज है, ये सारे मीट मीट हुए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेड ग्रेनाडाइंस, राल्फ ई गोंजाल्वेस। सो यूनाइटेड नेशन काउंसिल में आपको पता है 1945 में फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसमें हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क सिटी यूएस है। परमानेंट मेंबर आपको पता है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस है। नॉन परमानेंट मेंबर्स में अल्जेरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सीरिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड। इसमें अपन भी कई बार रह चुके हैं, बट वही है कि टेम्पररी है। और अभी स्लोवेनिया के पास प्रेसिडेंसी है, क्योंकि ये रोटेट होती रहती है। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट मिला के, जो रोटेशन के बेसिस। अफ्रीकन स्टेट से 3 होते हैं, एशिया पैसिफिक से 3 होते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 2 होते हैं, लेटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट से 2 होते हैं, और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 5। अब इसी को परमानेंटली की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं ताकि सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन हो सके। जैसे L69 ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, अफ्रीका आता है, लेटिन अमेरिका जो मेक्सिको साइड वाला एरिया आ जाता है, कैरिबियन वाला एरिया आ जाता है, वेस्ट इंडीज वाला, एशियन पैसिफिक में भी L69 ग्रुप के अंदर आता है। दे फॉर्म ए मेजर ग्रुप यूनाइटेड बाय द कॉमन कॉज ऑफ अचीविंग द लास्टिंग एंड कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ग्रुप कंट्री। इसके अंदर करंटली 32 कंट्रीज है। जो सब मेंबर्स जो है L69 के जो है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट है, एंड द ग्रेनाडाइंस है, जहाँ पे अभी मीटिंग भी हुई है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, रवांडा, बुरुंडी, पपुआ न्यू गिनी, पलाउ, फिजी, इथोपिया, भूटान, वेनेजुएला, मंगोलिया, निकारागुआ, बहामास और सीचेल्स। और C10 जो ग्रुप है, C10 में 10 अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। तो इनके बीच में आपस में ग्रुप की मीटिंग्स हुई थी ताकि यूएनएससी के अंदर वो बाकी एशिया पैसिफिक रीजन से और ईस्टर्न यूरोप से और अमेरिकन से, लैटिन अमेरिकन से सबकी प्रेजेंटेशन सही ढंग से हो सके। इसलिए वो अपनी परमानेंट मेंबरशिप की वहां पे कर रहे हैं, और वीटो पावर धीरे धीरे वो भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे फिर वो बाद में। पाकिस्तान ने ब्रेस किया है ट्रांजिशनल पेन एज IMF ओकेस $27 बिलियन लोन इन इट्स 24th पे आउट। आपको पता है पाकिस्तान की हालत काफी खराब है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाया, हालांकि उनके पास वाटर रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, पॉपुलेशन भी कम है, स्टिल बिकॉज ऑफ टेररिज्म दे कुड नॉट एबल टू ग्रो। अब 1958 के बाद इन्होंने 24वीं बार लोन लेना पड़ा है IMF से, और इन्होंने फाइनली इन्होंने दे दिया कि ठीक है, और $1 बिलियन का तो वो लोन अभी कर देंगे डिसबर्ड इमीडिएटली। बाकी 3 ईयर का लोन प्रोग्राम है। इन्होंने फिर इसने बोला है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने बोला है कि भाई ये ट्रांजिशनल पेन है हमारे लिए, बट ठीक है, थैंक्स फॉर आवर सपोर्टिंग। बाकी हम अब इसके अंदर पॉलिसी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे टू सपोर्ट पाकिस्तान। और उसमें क्या है कि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो स्ट्रोंगर और मोर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ करेगी इंडिया, इसकी जो है पाकिस्तान की। अब इसमें क्या है, स्पीकिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेड द डील कम थ्रू थैंक्स टू द ट्रेमेंडस सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना एंड यूएई। इन्होंने भी इनको काफी सपोर्ट दिया है, और तभी ये जो जो वल्नियरेबिलिटीज है पाकिस्तान में, अभी उनको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेट्स सी कि कैसे क्या करता है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई आसपास सारे ही स्ट्रोंग रहे, ताकि एटलीस्ट हम भी रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें स्ट्रोंग हो सके, इस तरह के मुद्दे नहीं आए टेररिज्म और सारी चीजों के। आपको बता दूं विच आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक्स, ये भी एक वेरी नाइस स्टैट्स। चाइना के पहले 4 बैंक्स जो हैं वो चाइना के हैं, जो एसेट साइज में सबसे बड़े हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ चाइना। तो इनकी भी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की एसेट साइज है $6.26 ट्रिलियन, और $1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़
डॉलर होता है, और 1 लाख करोड़ को 82.3 समथिंग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने इंडियन रुपीज होते हैं। आप इसमें देखोगे तो पहले 4 पे चाइना के हैं, उसके बाद लगातार 3 जो है लगातार 2 यूएस के हैं, जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ अमेरिका, फिर यूके के एचएसबीसी होल्डिंग्स और बीएनपी प्री बास, फ्रांस एंड फ्रांस के 2 हैं क्रेडिट का, और फिर जापान का। इंडिया का 45th है जिसकी 0.81 ट्रिलियन डॉलर है, और एचडीएफसी है 2। और एचडीएफसी भी पता है आपको, फॉरेन बैंक्स के स्टॉक्स ज्यादा है। अब सेंटर टू यूरोपियन रेलवेज फॉर क्विकर ओनियन डिलीवरीज, आपको पता है कि ओनियन के प्राइसेस काफी डीपली बढ़ गए हैं। ओवरऑल नेशन का एवरेज आ रहा है 58.5, लेकिन कहीं पे ये रांची जैसी जगह पे, चेन्नई जैसी जगह पे 70 और 100 तक भी बिक रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे क्रिटिक्स ने इनको वो किया है, गवर्नमेंट को बोला है कि इन्होंने पॉलिसी चेंजेस क्यों किया। पॉलिसी चेंजेस क्या है, इन्होंने कैपिंग लगा रखी थी कि $550 पर टन से ज्यादा का प्राइस कैप, ज्यादा के प्राइस पे आप बेच नहीं सकते एक्सपोर्ट में। तो इसके बाद इन्होंने जो है वो रिमूव कर दी है, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो भी आधी कर दी है। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से ओनियन के प्राइसेस इंडिया के अंदर बढ़ गए हैं। और ओनियन के प्राइसेस बढ़ने से क्या है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई है, क्योंकि ओनियन के साथ टमाटो एंड पोटैटोस ये जो है मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं फूड इन्फ्लेशन के अंदर। सो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है, अभी तक तो ट्रक से मूवमेंट हो रहा था, जो कि एक ट्रक सिर्फ 25 टन की कैपेसिटी को ओवरलोड ऑफलोड कर पाता है। सो अब वो ट्रेन के थ्रू रेक्स जो है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने ट्रेन के रेक्स को रिजर्व कर लिए हैं, और हम लगभग 17,000 टन की कैपेसिटी को एक साथ एक टाइम में डिलीवर कर पाएंगे। तो ऐसा है ओवरऑल सिनेरियो। देखो अब कब आएंगे, लेकिन कम से कम 6 हफ्ते तक आप प्याज को, और वैसे भी ये वहां पे जाएंगे जहाँ पे काफी स्कार्सिटी है, जैसे रांची, चेन्नई और मुंबई वाले एरिया में। नासिक से तो मुंबई पास में है, तब भी पता नहीं मुंबई की सिचुएशन क्यों है। आपको पता है नासिक राजस्थान के प्याज काफी पॉपुलर होते हैं। और उसके बाद एक चीज और है, अभी जहाँ पे इलेक्शन असेंबली है वहां पे भी इनको कर्व करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस है, तो वहां पे अगर प्राइसिंग इनके बढ़ गए तो वहां पे कर्व करने के लिए भी, यानी वहां पे भी प्राइसेस जो है डाउन हो सकते हैं। तो आप हफ्ते तक रिफ्रेन कर सकते हो अपने आप को बाय ना करके, फिर बाद में बाय कर लेना। और ओवरऑल जो सिचुएशन है, 4,70,000 टन का बफर है अपने पास, और आगे की खरीफ क्रॉप जो होगी वो भी सही होएगी। बट तो वो इतनी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने जाएगी, लेकिन एक हैवी रेनफॉल भी आ गया जहाँ पे ओनियन प्रोड्यूस होता है, तो और फ्लड लाइक सिचुएशन भी, तो वो इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है। मेटा ने डेब्यू किया है ओनियन ग्लासेस एज इवेंचुअल स्मार्टफोन राइवल। आपको पता है कि मेटा अभी जो है बैंड बेचता है, रेवन बैंड। उसमें जो है मतलब स्पीकर और कैमरा ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट अभी जो है ओनियन एआर जो है, एआर बेसिकली आर्टिफिशियल रियलिटी। एआर तो ऑगमेंटेड रियलिटी, सॉरी, ऑगमेंट एआर इज ऑगमेंटेड रियलिटी। वो क्या कह रहे हैं कि मेटा जो है, मतलब फेसबुक जिसका नाम था पहले, वो अभी रिसर्च कर रहा है कि ऐसे चश्मे जैसे जो है ना, ऐसे ग्लासेस बना रहे हैं जिसके अंदर वो जो स्मार्टफोन को रिप्लेस कर पाए, जिसमें सारी चीजें होंगी, मतलब स्क्रोलिंग, यूट्यूब, फलाना दिखाना, सब कुछ। ये अभी प्रोटोटाइप है, ये टेस्टिंग मॉडल में विद इन कंपनी ही है। बट इन फ्यूचर सिनेरियो दे आर थिंकिंग विद इन अ डिकेड दे विल एबल टू replace this particular smartphones, and then it will be a game changing phenomena for them as well। and वो जो इनकी रिलायंस थी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से, वो उनकी कम हो जाएगी। तो लेट्स सी अब फ्यूचर में क्या होता है। उसके बाद स्विगी ने फाइल किया है 3750 करोड़ का आईपीओ। आपको पता है जोमेटो का आया था, अभी इनका भी आ गया इन्वेस्टर्स इसमें, एकल, कैटो, अल्फावेव, एलिवेशन एंड नॉनवेस्ट, टेंसेंट, मैक्सिमम भी इसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स से। अब ये यहाँ से पैसा बना के चले जाएंगे। प्रोसूस, सॉफ्टबैंक, एक्सेल आर द की इन्वेस्टर्स, जो है 32% है प्रोसूस के पास में। और इसकी वैल्यूएशन है $10.7 बिलियन की। जब 2022 में इसने रेज किया था, ऑफर फॉर सेल मतलब बाद के लिए जो रिजर्व रखते हैं, जब एक्स्ट्रा बुकिंग हो जाती है और बाद में इन्होंने ऑफर फॉर सेल करना होता है आईपीओ के बाद में, तो ये 185.3 मिलियन का भी जो है वो कर सकते हैं। लगभग 4.5 करोड़, 6,500 करोड़ के आसपास का जो वैल्यूएशन बनती है, उसको भी बाद में लिस्टिंग कर सकते हैं। अंडर 35 पावर में बेसिकली यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ। टॉप 150 आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर जो है, अंकुश सचदेवा जो है 31 ईयर के हैं, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शेयर चैट। और तो उसके बाद यंगेस्ट वुमन के अंदर है ईसा अंबानी एंड परिता पारिक,
प्रीता पारिक जो है टूडल की सी फाउंडर है, और ईसा अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर की। सो नंबर ऑफ हाईएस्ट एंटरप्रेन्योर्स आईआईटीज हैव प्रोड्यूस, एंड आईआईटी मद्रास 13, आईआईटी बॉम्बे ने 11, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ने 10, आईआईटी रुड़की ने 6। तो ओवरऑल ये था। पीएम ने अनवील किए हैं 3 सुपर कंप्यूटर टू पायनियर साइंटिफिक रिसर्च। यार देखो, वैसे मोदी को देखा जाए तो यार इसके पास मार्केटिंग स्किल्स काफी है, ये करना भी चाह रहा है काम। मैं रघुराम राजन जी का एक कोट भी पढ़ रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छा खासा काम किया है, बट मैन्युफैक्चरिंग में अभी अभी हमें काम करने की लोड है। तो उसके बाद देखो, आप ये वंदे भारत से लेके किसी नेशनल हाईवे से लेके सुपर कंप्यूटर से लेके गगनयान से लेके रैलीज करने से लेके कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होता, हर जगह ये प्रेजेंट हो जाता, हर जगह अपना नाम लेता। तो व्हाट ए ब्रांडिंग और व्हाट ए मार्केटिंग आई वुड से। बट ठीक है, व्हाटसोएवर इट इज, अंटिल एंड अनलेस इट इज फेवर फॉर द नेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, सो देन इट इज नॉट हार्मिंग टू एनीवन। सो अभी क्या है कि 3 नए सुपर कंप्यूटर है वो लॉन्च किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत, जो कि इंडिजीनियसली प्रोड्यूस किए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। इसमें क्या है कि वी स्टार्टेड दिस 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन किया था, जो क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, जो इंप्रूव करेगा आईटी मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के ऊपर। और मोदी जी ने कहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च की हमारी प्रायोरिटी है। जैसे मिशन गगनयान की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई है, जो कि 2035 में हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। उसके बाद साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस इज आवर मिशन, मोदी जी ने ये बोला है। और लगभग 130 करोड़ के ये जो 3 सुपर कंप्यूटर बने हैं पुणे, दिल्ली, कोलकाता में, इनको प्लेस किया जाएगा। और आगे 850 करोड़ का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी टेलर करना चाह रहे हैं जिस क्लाइमेट रिसर्च के लिए, जिसमें जो कि एक वेरी बिग अचीवमेंट होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि आज के टाइम में कोई सेक्टर नहीं है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के बिना चल पाए, तो इसलिए इट इज ए रिमार्केबल स्टेप टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और साथ में जो है इंडिया अपना ओन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। और जाइंट मेट्रो रेडियो टेलीस्कोप जो पुणे में है वो भी लेवरेज करेगा सुपर कंप्यूटर को टू एक्सप्लोर द फास्ट रेडियो बस्ट एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। उसके बाद बजाज ओवरटेक्स टीवी मोटर्स इन ई टू व्हीलर रेस, ओला कीप्स लूजिंग मार्केट शेयर। आपको पता ही है कि ईवी व्हीकल्स में आजकल टू व्हीलर जो है काफी डिमांड में है। तो ओला इलेक्ट्रिक जो है वो, और आजकल इलेक्ट्रिक सीएनजी बाइक्स भी आ चुकी है। मेरे को तो लगता है या तो हाइड्रोजन ठीक है या तो पेट्रोल वगैरह। सीएनजी बाइक्स में तो अगर गिर गई तो मेरे को लगता है आगे वैसे ही लग जाएगी, तो क्या ही करेगा। उसके बाद ओला बाइक जो ईवी है, ईवी का रेंज जो है वो है नहीं, अदरवाइज एक्सपेंसिव भी बहुत है। आप देखोगे तो इनको लाख लाख रुपए से प्लस की बिकती है ये। 75,000 से 1,32,000 तक के वेरिएंट्स में आता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज है। बाकी आज के शेयर में हमेशा ओला इलेक्ट्रिक है जो सबसे ज्यादा बेच रही है, 18,717 जो सितंबर में इन्होंने बेचा है। टीवीएस मोटर ने 13,934, बट बजाज बजाज ऑटोस ने 14,870। तो से ये है कि बजाज ऑटो का शेयर बढ़ रहा है मार्केट शेयर, और ओला इलेक्ट्रिक का कम हो रहा है। आज लीजेंडरी मिस्टर भगत सिंह का बर्थडे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी बर्थडे टू द legendary and शहीद भगत सिंह जी। एंड वी ट्रिब्यूट आवर वे ऑफ वर्किंग टू द मिस्टर भगत सिंह जी। सो आज इनके थॉट्स, कुछ थॉट्स इनके बारे में जान लेते हैं। भगत सिंह को जो है 5 लैंग्वेजेस की नॉलेज थी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश एंड फंडामेंट्स ऑफ संस्कृत भी वो थे, उनको पता थे। उसके बाद विश्व बंधु जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के जो पब्लिसाइज हुई थी, उसमें उन्होंने उनका जो मीनिंग ट्रेस किया था, उन्होंने ये बोला था कि फॉर मी द ग्रेटेस्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब है इक्वालिटी एंड नथिंग एल्स। उन्होंने बोला था कि कोई भी बंदा ब्रेड के लिए, यानी जब भूख लगी होती है, ब्रेड के लिए रोना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि देयर कुड बी पीस विदाउट पिनल कोड्स, मतलब शांति हो सकती है बिना कोई लॉज के अगेंस्ट भी, अगर कोई सही ढंग से एजुकेटेड हो तो। एक उन्होंने बोला था जो एक्चुअल ड्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने ये बोला था रियल वे क्या होता है, एजुकेट करना, लिबरेट पीपल फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस, इरेडिकेट द फंडामेंटलिज्म एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग पीपल। मतलब प्राउड मोमेंट क्रिएट करना है, बिल्ड ए कॉमन नेशनलिज्म, एक मतलब इंटीग्रिटी और नेशनलिज्म को प्रमोट करना। बट दीज पेपर्स बिहेव्ड इन एन एंटायरली एंटीथेटिकल टू देयर ड्यूटीज। तो वो टाइम टू टाइम पब्लिकेशंस को भी क्रिटिसाइज करते रहते थे सिंस। और उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए भी अटर नॉनसेंस वर्ड बोले थे, सोशल एजिटेशंस को बोला था। और उन्होंने बोला था
दैट अनटचेबल्स पीपल्स आर आल्सो द पिलर्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स आवर कोस्ट एंड अवेक ऑफ स्लीपिंग लोयंस, ऐसा करके उन्होंने आई रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट, ऐसा करके उन्होंने अनटचेबल लोगों के लिए भी काम करने का प्रयास किया था। उसके बाद वो थ्री पार्ट पीस जो थी व्हाट इज एनार्किज्म, एनार्किज्म पब्लिश हुई थी 1928 में, उसमें सिंह के रिफ्लेक्ट हुए थे। उन्होंने बोला था एनार्किस्ट आर अगेंस्ट गॉड्स एंड रिलीजन टू बिगिन with because they feel that this is the root of mental slavery, and then they are against the state because it is the root of physical slavery. They say that motivating people, एक है ना जो धर्म के द्वारा ये कहते हैं कि हाँ भाई आपको हेवन में लेके जाएंगे, फेयर में लेके जाएंगे, मतलब या उनको टेम्प्ट करते हैं कि हाँ आपको स्वर्ग मिलेगा, हाँ, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप हेल में मर जाओगे। या दूसरी अप्रोचेज है, ये इंसल्ट है सुपीरियर बीइंग का लाइक ह्यूमन, क्योंकि उनको वो मेंटल स्लेवरी की तरफ लेके जाता है। और एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज, जो भी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ना चाहता है या सीख करता है अपने लाइफ में, तो हैज टू क्रिटिसाइज डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ। तो पिछली धारणाओं को वो तर्क की कसौटी पे कर सकता है, उनका मानना ये था। ये चार इंपॉर्टेंट नोट्स आई गेस आपको सही लगे होंगे। उसके बाद वर्ड ऑफ द डे है स्पेशियस, प्लॉजिबली बट फॉल्स, डिसेप्टिव, बेसिकली इनएक्यूरेट, मिसगाइडेड। मिसगाइडेड, दिस इज द टुडे सेशन। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।